हेलो स्टूडेंट्स, देखो लास्ट क्लास में हमने बात की थी नोड और नोडल प्लेन के बारे में। हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से हम नोडल प्लेन और नोड्स को हम डिसाइड कर सकते हैं। हमने नोडल प्लेन को देखा था, हमने नोडल सरफेस को देखा था कि नोडल प्लेन और नोडल सरफेस जो है वो किस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं अलग अलग हम ऑर्बिटल्स के लिए। हमने टू एस के लिए देखा था, हमने पी के लिए, डी के लिए और सब चीज़ें है ना, एफ के लिए भी देखा। एफ के लिए तो हम नहीं डिसाइड करते क्योंकि एफ की जो शेप होती है वो इर्रेगुलर शेप होती है, इसलिए हम एस पी डी तक ही नोड और नोडल प्लेन को डिस्कस करता है, राइट। अब जो नोड और नोडल प्लेन जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कल की क्लास में, ठीक है, उनको हम प्रूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है, मैंने आपको कहा था लास्ट क्लास में कि ये जो है एप्लीकेशन पार्ट है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से ही हमें पता चलता है कि एंगुलर नोड कितना है, रेडियल नोड कितना है, किस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो ये हमने पहले पढ़ लिया था। अब हम ये प्रूव करेंगे कि किस तरीके से 1s के अंदर नोड्स नहीं प्रेजेंट होते, रेडियल नोड नहीं होता, 2s के अंदर नोड आ जाता है, ऐसा क्यों होता है, वो सब हम डिस्कस करेंगे, राइट। स्टार्ट करते हैं, चलिए। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की, तो थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं। वैसे तो अगर हम बात करें कि जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है उसका डेरिवेशन हम नहीं देखने वाले, क्योंकि ये जो इसका डेरिवेशन है पूरा का पूरा मैथमेटिकल है, ठीक है। तो हम केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, जो चीज़ें केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से मेन इंपॉर्टेंट रहेगी हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे। बाकी जो पूरा का पूरा डेरिवेशन है वो काम का नहीं है, आपसे पूछा भी नहीं जाएगा। आपके 11th और 12th इवन जेई के अंदर भी डेरिवेशन नहीं पूछा जाएगा, एडवांस के अंदर भी, ठीक है। तो डेरिवेशन से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है मैं आपको बता दूंगा पूरा, राइट। तो देखो जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है वो क्या है, वो है आपकी डेल्टा स्क्वायर साई अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर साई वाई स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर साई अपॉन में जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन में एच स्क्वायर, फिर आ जाएगा आपका ई माइनस यू साई इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है दिस इज द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ये पूरी की पूरी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, ठीक है। और इसके धीरे धीरे जैसे जैसे साइंटिस्ट नए नए आते गए उसके हिसाब से नए नए जो है वो इसका कन्वर्जन बनता गया। इसको और तरीके से हमने और फॉर्मूले से इसको कन्वर्ट करते गए और इसको हमने नए नए फॉर्मेट जो है वो इसके बनाते गए, ठीक है। तो वो सब चीज़ें हैं। अब अगर हम एक चीज़ देखें कि अगर हम यहाँ से अगर हम देखें इसका एक कन्वर्जन हम देख लेते हैं, एक या दो कन्वर्जन, जिसके अंदर क्या आएगा कि जो डेल्टा स्क्वायर एक्स स्क्वायर है प्लस डेल स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर या फिर डेल्टा में बोलते हैं इसको जेड स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो है इसको हम बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, इस पूरे के पूरे फैक्टर को या फिर उस पूरे के पूरे जो भी सिस्टम है इसको हम बोल देंगे ये, ठीक है, डेल्टा का स्क्वायर। ये होता है आपका लाप्लाशियन ऑपरेटर, ठीक है। क्या होता है, ऑपरेटर होता है। अब ये पूरे का पूरा मैथमेटिकल टर्म है, ठीक है। जब हम आपको डेरिवेशन आप इंटीग्रेशन है मैथमेटिक्स में, ठीक है। बेसिकली अगर मैं बात करूँ मैथमेटिक्स की थोड़ी बहुत, तो ये जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है ये 2 डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो 2 डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो आपके मैथ्स में, फिजिक्स में भी नहीं है, राइट। तो मैथ्स के स्टूडेंट जो है वो ज़्यादा इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप हायर एजुकेशन में जाओगे, ठीक है, तो आपको पूरा का पूरा डेरिवेशन या फिर पूरा का पूरा ये सब चीज़ें, ये जो ऑपरेटर है वो किस तरीके से आते हैं वो सब चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। बट अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ आप इतना याद रखो कि ये लाप्लाशियन ऑपरेटर होता है, ये चीज़ होती है, ठीक है। अब देखो जब हम इनको कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास इसमें से साई को हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, देखो नया सिस्टम क्या आएगा, साई डेल्टा स्क्वायर साई, इसको हम क्या बोलते हैं साई, ठीक है। साई यहाँ पर क्या होता है, साई होता है आपका वेव फंक्शन, क्या होता है, वेव फंक्शन होता है। ई आपकी होती है टोटल एनर्जी, ठीक है, और यू होता है पोटेंशियल एनर्जी, राइट। तो देखो ये आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा प्लस ये पूरा का पूरा हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे, लाप्लाशियन ऑपरेटर, प्लस साथ में साई आएगा तो हम साई कॉमन ले लेंगे, राइट। तो ये हो जाएगा 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन में एच स्क्वायर, एच क्या होता है प्लांक कांस्टेंट, फिर आ जाएगा ई माइनस यू, फिर आ जाएगा साई इक्वल टू 0, राइट। तो इस तरीके से ये एक फॉर्मेट आ जाता है, नया फॉर्म आ जाता है, इसको हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। फिर अगर हम बात करें एक और कन्वर्जन की, तो एक और कन्वर्जन क्या आता है, एक और कन्वर्जन तो एक आता है ई साई इज इक्वल टू एच साई, ठीक है। इसके ऊपर हम थोड़ा सा ये इसको कैप पहना देते हैं, ठीक है। ये जो है ये एच, यहाँ पर जो एच है कई बार इसको एच ही लिखते हैं या फिर एच कैप के रूप में इसको शो कर सकते हैं, ठीक है। आप एच ही लिख लो, राइट, कई बुक में ऐसे कैप बनाया गया है। तो एच जो होता है ये होता है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, क्या होता है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होता है, ठीक है। ये जो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होता है इसकी कई बार वैल्यू पूछ ली जाती है, तो आप क्या करोगे, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। आप इसको इस साइड ले जाओगे तो क्या बचेगा आपके पास में 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन में एच का स्क्वायर, क्या बचेगा ई माइनस यू साई इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, माइनस का
डेल का स्क्वायर और साई, राइट। इस तरीके से अब हम इसको करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन में एच स्क्वायर ई साई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके, सॉरी माइनस का आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन में एच स्क्वायर का एच स्क्वायर इज साई आ जाएगा, सॉरी यू साई, फिर ये आ जाएगा माइनस का डेल्टा स्क्वायर साई, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है अगर हम यहाँ पर पुट करते हैं ई साई के लिए तो ये आ जाएगी आपकी एच की वैल्यू आएगी आपकी एच स्क्वायर अपॉन में 8 बाई स्क्वायर एम, ठीक है, यू साई, सॉरी यू माइनस आ जाएगा ना, ये यू आ जाएगा, ठीक है, और ये आ जाएगा आपका माइनस का डेल स्क्वायर साई, ठीक है। तो इस तरीके से हैमिल्टोनियन ये आ जाएगा ऑपरेटर, यहाँ पर आ जाएगा ई साई, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर हो जाएगा, प्लस साथ में क्या आ जाएगा, साई आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं, बाकी आपसे कोई नहीं पूछेगा हैमिल्टोनियन ऑपरेटर क्या होता है या फिर लैप्लाशियन ऑपरेटर क्या होता है, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि आपको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिखनी है, जो कि ये होती है, आपको यही श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिखनी है, इसके कन्वर्जन नहीं लिखने हैं, ठीक है, क्योंकि कन्वर्जन करने के लिए आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। तो कई मोस्टली आपको यही कन्वर्जन यूज़ करना है, बाकी आप इसको भले भूल जाओ, कोई मतलब नहीं है इनका, ठीक है, क्योंकि 11th-12th के अंदर आपके इतना सिलेबस में नहीं है। बट फिर भी एडवांस की अगर हम बात करें तो कई बार पूछ लिया जाता है, बहुत रेयर चांसेस में एडवांस में पूछा जाता है, राइट। तो ये होता है आपका श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है वो पूरी की पूरी, जैसे वेव नाम ही आ रहा है वेव, इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन है श्रोडिंगर के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव नेचर को शो करता है, इसीलिए उसने अपना अपना पूरा का पूरा सिस्टम दिया था, ठीक है, जो कि एक्सप्लेन करता है वेव नेचर को, किसके वेव नेचर को, इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को, राइट। ये आप पूरा करो, फिर हम बात करते हैं कि किस तरीके से जो रेडियल लोड है और एंगुलर लोड है वो हम कैलकुलेट करते हैं, राइट। अब उसको कॉपी करो, फिर हम बात करते हैं रेडियल नोड और एंगुलर नोड की। ओके स्टूडेंट्स, तो हम बात करते हैं सॉल्विंग ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा मैं आपको कब से बता रहा हूँ कि मैथमेटिकल पूरा का पूरा होता है, ठीक है। इसको हम मैथमेटिक्स की हेल्प से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जो बायो के स्टूडेंट्स फिर वो कैसे करेंगे, इसीलिए कुछ ना कुछ जुगाड़ होता है, जो हमारे सिलेबस में हम उतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो मेन चीज़ है वो आपको बता देता हूँ किस तरीके से इसका सॉल्यूशन होता है, राइट। तो देखो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की अगर हम बात करें तो हमने साई पढ़ा था, ठीक है। ये होता है आपका साई। साई को हम क्या बोलते हैं, टोटल नंबर ऑफ टोटल वेव फंक्शन, ठीक है, वेव फंक्शन, ठीक है। तो जो साई होता है इसको हम ये जो होता है ये इक्वल होता है आपका साई, इसको हम ऐसे लिखते हैं NLM, ठीक है। NLM का मतलब क्या होता है, NLM का मतलब होता है कि यहाँ पर L जो होगा वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, L जो है वो एजीमुथल क्वांटम नंबर है, और M जो है वो यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स, ये है यहाँ पे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। ये जो होता है ये इक्वल होता है, ये होता है रेडियल वेव इक्वेशन प्लस एंगुलर वेव इक्वेशन, ठीक है। अब देखो रेडियल वेव के हम डिनोट करते हैं साई आर से, और इसको हम डिनोट करते हैं साई थीटा फाई से, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हो जाएगा आपके पास में साई टोटल। तो ये एक और आपके पास में फॉर्मूला आता है, इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं रेडियल नोड और एंगुलर नोड, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास में आ जाएगा रेडियल नोड, यहाँ पर आ जाएंगे आपके पास में एंगुलर नोड्स, ठीक है। रेडियल नोड हमें किसके बारे में बताते हैं, नोडल प्लेन के बारे में बताते हैं। एंगुलर नोड हमें किसके बारे में बताते हैं, नोडल सरफेस के बारे में बताते हैं, राइट। अब अगर हम बात करें स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स की, ठीक है। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है, देखें हमारे पास में 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, x, y और z, ठीक है। और ये जो x, y, z का जो डिनोशन है, जिस तरीके से हम इसको डिनोट करते हैं, जिस तरीके से हम सेलेक्ट करते हैं, तो इसका एक मेथड होता है एंटी क्लॉकवाइज। हमें एंटी क्लॉकवाइज ही इसको सेलेक्ट करना होता है। तो सपोज अगर मैं इसको x मान लेता हूँ, तो अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से चलूँगा तो ये y हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, z हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसके अपोजिट एक लाइन को ड्रॉ करता हूँ और इसके अपोजिट एक लाइन को ड्रॉ करता हूँ इस तरीके से, ठीक है, तो ये जो एंगल आएगा, ये जो भी सर्टन एंगल आएगा, इसको हम क्या नाम दे देते हैं, थीटा नाम दे देते हैं। और ये जो एंगल आएगा इसको हम क्या नाम देते हैं, फाई नाम देते हैं, ठीक। ये हमारी z एक्सिस, ये हो जाएगा कोई r है, तो यहाँ पर p इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, थीटा साई हो जाएगी। ये तो आप हटा दो ना। अब देखो ये जो है इसको हम क्या बोलेंगे, ये हो जाएगा आपका r साइन थीटा, ठीक है। तो जो चीज़ें हमें याद रखनी है, जो चीज़ें हमारे काम की हम वही लिखेंगे। तो यहाँ से जो z कोऑर्डिनेट की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, वो आएगी आपकी r साइन थीटा। ये आपको याद रखनी है, ठीक है। जो आप जेई के स्टूडेंट्स हैं
उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नीट वालों के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। जेड की वैल्यू आपको याद रखनी है, जेड के बाद में आपको याद रखना है एक्स एक्सिस की रख लो। एक्स एक्सिस को क्या होगा, एक्स एक्सिस होगा आपका आर साइन थीटा कॉस फाई, ठीक है। फिर हम बात करें वाई कोऑर्डिनेट की, तो ये आ जाएगा आपका आर साइन थीटा और कॉस थीटा। तो ये कोऑर्डिनेट की वैल्यू है, ये यूज होगी जब हम बात करेंगे एंगुलर वेव इक्वेशन के बारे में, राइट। तो आप इसको कॉपी करो। फिर हम बात करते हैं सबसे पहले रेडियल नोड के बारे में, रेडियल नोड के बाद हम बात करेंगे एंगुलर नोड के बारे में। क्लियर, चलिए कॉपी करें। ओके स्टूडेंट्स, तो हम बात करते हैं रेडियल नोड के बारे में या फिर रेडियल वेव इक्वेशन के बारे में, ठीक है, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, साई आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो जो हमारा साई आर होता है इसको हम लिखेंगे के कोई कांस्टेंट होगा आर के ऊपर आर की पावर एल, फिर हम लिखेंगे यहाँ पे पोलिनोमियल क्या आ जाएगा, पोलिनोमियल ऑफ आर ऑफ डिग्री n माइनस वन माइनस एल के लिए, ठीक है। फिर हम लिखेंगे यहाँ पर e की पावर माइनस r अपॉन में a नोट, सॉरी n a नोट आ जाएगा, n a नोट, ठीक है। तो ये आपकी पूरी की पूरी क्या रहेगी, ये साई आर के लिए इक्वेशन रहेगी, राइट। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, ये पूरी की पूरी इक्वेशन है किसके लिए, रेडियल वेव इक्वेशन है, राइट। अब देखो किस तरीके से हम इसको यूज़ करेंगे। तो देखो अगर आपसे पूछा जाता है, एक और चीज़ आप ध्यान रखें, रेडियल नोड अगर आपसे पूछा जाता है, रेडियल नोड के लिए हमेशा है जो साई आर की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, 0 रहेगी। अगर 0 आती है तो उसमें नोड्स प्रेजेंट होंगे, राइट। अब जितने आर के लिए वैल्यू 0 आएगी उतना ही नोड्स उसके अंदर होंगे। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट एंगुलर नोड की, ठीक है, तो एंगुलर नोड में हम क्या पढ़ेंगे, साई थीटा फाई, तो इसकी वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, तभी क्या आएंगे एंगुलर नोड आएंगे। तो जितनी भी आर की वैल्यू के लिए 0 आएगा उतने ही उसके पास में क्या होंगे, नोड्स होंगे। चलिए 2-3 एग्जांपल करते हैं, फिर हमें पता चल जाएगा। देखो किस तरीके से करेंगे। अगर आपसे पूछा जाता है साई आर 1s, ठीक है, यानी 1s के लिए निकालनी है। अब हमें पता है कि यार 1s के लिए तो कोई भी नोड नहीं होता है, ठीक है, उसके पास में कोई भी नोडल प्लेन नहीं होता है, ना उसकी नोडल सरफेस होती है, लेकिन फिर भी हम प्रूव करते हैं कि क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो वैल्यू आएगी वो 0 नहीं आएगी, ठीक है। देखो कैसे करेंगे। अब देखो के की वैल्यू आपको पुट नहीं करनी है यहाँ पे, ठीक है, पूरा का पूरा मैथमेटिकल होता है। हम सिर्फ और सिर्फ ये समझ सकते हो कि जुगाड़ मेथड यूज़ कर रहे हैं हम, जो कि बायो वाले स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, इवन हम जेई वाले भी, ठीक है। अब जब हायर एजुकेशन में जाओगे, जब आप इसके बारे में पूरा क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ोगे, क्वांटम के बारे में, तब आपको पूरा का पूरा जरूर पढ़ना पड़ेगा। उसमें आपको पूरा का पूरा डेरिवेशन है, किस तरीके से इक्वेशन आती है, वो सब चीज़ें पढ़ते हैं, राइट। तभी हमारे सिलेबस में नहीं है, ज़्यादा लोड लेने से कोई मतलब नहीं, राइट। तो देखो जितना काम का है वही हम स्टडी करेंगे। के को हम ऐसे ही छोड़ देंगे। एस के लिए एल की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो इसको हम हटा देंगे, ठीक है भाई। आर किसी की वैल्यू 0 होती है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है। तो फिर आ जाए। अब देखो पोलिनोमियल ऑफ आर ऑफ डिग्री n माइनस वन माइनस एल, ठीक है। अब n की वैल्यू आपको दे रखी है 1 और l की वैल्यू होती है 0, तो 1 माइनस वन इक्वल्स टू 0, तो ये भी 0 हो जाएगा। अब 0 का हम पोलिनोमियल लिखेंगे तो क्या आएगा, एक कॉन्स्टेंट आता है, ठीक है। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत पोलिनोमियल, कोई भी अगर एक आपके पास में डिजिट है 0 है, तो 0 का जो पोलिनोमियल आएगा वो कितना आएगा, एक कोई कांस्टेंट आएगा। अगर आपके पास में 1 है तो 2 कांस्टेंट आएंगे, अगर आपके पास में 2 है तो 3 कांस्टेंट आएंगे, वो आपको वैल्यू दे रखी होगी, ठीक है, इस तरीके से। तो ये कोई कांस्टेंट आया। फिर अगर हम बात करें e की पावर माइनस आर अपॉन में n के लिए वैल्यू आएगी 1 a नॉट, ठीक है। तो इस तरीके से तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब देखो अगर हम इसमें r की वैल्यू देखेंगे तो इसमें r जो है या फिर साई आर की वैल्यू जो है वो 0 नहीं आएगी। इसमें साई आर की वैल्यू क्या नहीं आएगी, 0 नहीं आएगी, कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू आएगी, ठीक है। तो इसीलिए इसके अंदर जो है वो कोई भी रेडियल नोड प्रेजेंट नहीं होता। अगर साई की वैल्यू 0 आती है तो रेडियल नोड प्रेजेंट होता है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा साई आर और आर के बीच में, ठीक है, साई आर वर्सेस आर का जो ग्राफ बनेगा, हमेशा ध्यान रखना कि जो एस का जो ग्राफ है, ग्राफ कौन सा है, साई आर और आर का है, ठीक है। हम 2 से 3 ग्राफ पढ़ेंगे, दोनों के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। तो साई आर और आर का जो ग्राफ है वो हमेशा स्टार्ट होता है अप से स्टार्ट होता है इस तरीके से, और इसके पास में कोई भी रेडियल नोड नहीं है तो ये इसको इस तरीके से आ जाएगी। तो इसके पास में कोई भी नोड्स प्रेजेंट नहीं होंगे, ठीक है, इस तरीके से। अगर हम बात करें सेकंड, अगर सपोज आपको दे रखा हो 2s के लिए दे रखा हो, तो 2s के लिए तो आएगा। अब देखो कैसे प्रूव करते हैं। इसके लिए क्या वैल्यू आएगी, देखो क्या आएगी, के एल की वैल्यू इसके लिए भी 0, फिर इसके पास में 2 आ जाएंगे AR प्लस B, है ना भाई। 2 माइनस 1 माइनस 0, तो 2 माइनस 1 करोगे कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये इसका पोलिनोमियल आ जाएगा।
फिर ए की पावर क्या आ जाएगा माइनस आर डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 2a0, ठीक है। तो यहाँ पे आर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस का b अपॉन ए, यानी आर की वैल्यू कुछ ना कुछ आ रही है और इसके लिए साई की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, यानी इस वैल्यू के लिए साई की वैल्यू क्या होगी हम 0 रख सकते हैं, राइट। इस तरीके से जब हम साई की वैल्यू 0 रखते हैं यानी आर की वैल्यू हमारे पास में कुछ ना कुछ आती है जो कि हमें पता करेगा कि किस तरीके से रेडियल नोड बनेगी। इसके लिए अगर आप साई की वैल्यू 0 रखोगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू इस तरीके से हम साई की वैल्यू यहाँ पे 0 नहीं लिख सकते। देखो किस तरीके से, इस तरीके से यहाँ पे साई आर है और यहाँ पे आर है, ये माइनस में है, इसका मतलब ये इसके जस्ट नीचे जाएगा, ठीक है, माइनस में जाएगा इसका एंड। अब देखो ये स्टार्ट तो यहाँ से होगा, ऐसा नहीं होगा कि ओरिजिन से स्टार्ट होगा, तो ये यहाँ से स्टार्ट होकर के इस तरीके से ये ऊपर नहीं आएगा, ठीक है, ये यहाँ से इसको टच नहीं करेगा, ध्यान रखो। तो इसके पास में अगर हम बात करें ये जो यहाँ पर कट हो रहा है, ये जो लाइन कट हो रही है जिसको मैंने डार्क करा है, इसी को हम क्या बोलते हैं रेडियल नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं रेडियल नोड बोलते हैं, राइट। तो इस तरीके से हम रेडियल नोड निकाल सकते हैं। अगर हमें सपोज P के लिए निकालना हो, ठीक है, तो P के लिए अगर हमें निकालना हो तो P के लिए हम किस तरीके से निकालेंगे, तो देखो जो P के लिए है आपको सपोज 2P के लिए निकालना है, ठीक है। तो 2P के लिए अगर हम निकालेंगे तो 2P के लिए भी जो रेडियल नोड है वो नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि जब हम R की वैल्यू 0 रखेंगे, ठीक है, जब हम R की वैल्यू 0 रखेंगे, जब R की वैल्यू 0 आएगी इसका मतलब क्या है, R की वैल्यू 0 का मतलब ये है जस्ट न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, जस्ट न्यूक्लियस के अंदर। तो वहाँ पर तो कोई भी उसके पास में जो है रेडियल नोड नहीं होगा, तो रेडियल नोड ही नहीं होगा, इस तरीके से वैल्यू नहीं आएगी, राइट। इसका जो ग्राफ बनेगा, मेनली आप ग्राफ याद रखना, P के लिए जो ग्राफ स्टार्ट होता है वो कहाँ से होता है, ओरिजिन से स्टार्ट होता है और इस तरीके से ग्राफ चलता है, ठीक है, ये यहाँ पे कट नहीं करते हैं और आप कभी भी इस पॉइंट को कंसिडर नहीं करोगे नोड की तरह। दिस पॉइंट आप लिख सकते हो, दिस पॉइंट नॉट बी कंसिडर्ड एज रेडियल नोड या फिर नोडल प्लेन, ठीक है। इसको हम नोड नहीं कैलकुलेट करेंगे, काउंट नहीं करेंगे। सपोज आपको 2P पूछ लिया जाता है, सॉरी 3P, तो 3P के अंदर तो होगा ही होगा। 3P के अंदर किस तरीके से होगा, 3P की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक रेडियल नोड आएगा, ठीक है। तो सेम वैसा ही है, इसके लिए सेम ये वैल्यू आएगी और इसके लिए सेम ऐसी वैल्यू आएगी। इसकी तरह अगर हम बात करें तो ये आपके ओरिजिन से ओके, ये इस तरीके से। और ध्यान रखना एम्पलीट्यूड जो होता है वो हमेशा कम होता है। अगर इसका एम्पलीट्यूड और इसका एम्पलीट्यूड अगर हम कंपेयर करें तो ये जो एम्पलीट्यूड है ये ज़्यादा होगा, ये एम्पलीट्यूड कम होगा। ये जो यहाँ पे कट कर रहा है इसको हम क्या बोलेंगे, रेडियल नोड बोलेंगे, ठीक है। इस पॉइंट को कंसीडर नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से रेडियल नोड फाइंड कर सकते हैं। अलग अलग ग्राफ्स होते हैं, आप एनसीईआरटी में देख सकते हो, इस तरीके से आप ग्राफ बना सकते हो। अगर सपोज आपको 4S के लिए दे दिया जाता है तो 4S के लिए भी बना सकते हो ना। अब तो बहुत ईजी है बनाना, ठीक है। तो कैसे बनाओगे, देखो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, कितना बना 1 2, सिंपल है, कम हो रहा है, जो भी आपका एम्पलीट्यूड है वो कम हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस तरीके से बनाएंगे, तो यहाँ पे 2 रेडियल नोड आ जाएंगे, ठीक है। डी के लिए करोगे तो डी के लिए 3 आ जाएंगे। तो इस तरीके से हम बना सकते हैं। तो आपको बहुत ही सिंपल है, तो इस तरीके से हम ग्राफ बना सकते हैं। ग्राफ आप प्लॉट कर सकते हो साई आर और आर के बीच का, राइट। आप इसको कॉपी करो। फिर हम बात करते हैं एंगुलर रेडियल नोड के बारे में, सॉरी एंगुलर नोड के बारे में। रेडियल नोड तो हम कंप्लीट कर चुके हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हम बात करते हैं 1-2 चीज़ें और हम देख लेते हैं। एक होती है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, इसको हम डिनोट करते हैं साई स्क्वायर आर से, ठीक है। और एक होती है आपकी टोटल डेंसिटी या फिर सॉरी टोटल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। इसको हम डिनोट करते हैं 4πr² साई स्क्वायर आर से। क्लियर है। तो इन दोनों के ग्राफ हम देखते हैं। मैं आपको जो बोल रहा था कि ग्राफ में वेरिएशंस आएंगे वो किस तरीके से आएंगे, देखो अगर हम प्रोबेबिलिटी ग्राफ की अगर हम बात करें तो जो प्रोबेबिलिटी ग्राफ होता है इसके अंदर हम अगर बात करें, जैसे सपोज आपको 3P का निकालना है, ठीक है। तो 3P के अंदर कितने नोड्स होंगे, 2 नोड्स होंगे। तो जो स्टार्टिंग है वो इस तरीके से होगी, इस तरीके से, ठीक है। तो ये फर्स्ट नोड आ जाएगा, सेकेंड नोड आ जाएगा। फिर अगर हम बात करें यहीं अगर हम बात करेंगे 3P के बारे में, या फिर अगर हम 3S के ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखना जो मैं बता रहा था कि जो S का ग्राफ होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है 0 से, यानी उसका जो वैल्यू जो 0 पे यहाँ पे सबसे हाई वैल्यू होती है, राइट उसकी। तो ये स्टार्ट होगा अब यहाँ से। तो अगर हम 3S की बात करेंगे तो 3S के पास में कितने नोड होंगे,
2 नोड होंगे क्या, ठीक है। चलो हाँ देख लो, तो इस तरीके से सपोज आप इस तरीके से आए, सॉरी इस तरीके से आ जाए, ठीक है। एक तो ये आ जाएगा इस तरीके से, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देना, ठीक है। मेन बात क्या है, मेन बात इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है इसमें जो एम्पलीट्यूड होता है, एम्पलीट्यूड इंक्रीज होता है, इसमें एम्पलीट्यूड जो होता है वो डिक्रीज होता है। और यहाँ पे ये मैंने गलत बना लिया है, अगर आप लोगों ने बना लिया है तो ध्यान से इसको वापस से सही कर लेना, ठीक है। इस तरीके से बनेगा, माइनस में नहीं जाएगी वैल्यू, यहाँ पर भी माइनस में नहीं जाएगी। डिफरेंस क्या है, यहाँ पर एम्पलीट्यूड कम हो रहा है और यहाँ पर एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है, ठीक है। बस और कोई डिफरेंस नहीं है। आपको कई बार ये पूछ लिया जाएगा 4 ग्राफ दे देंगे और 4 ग्राफ में आपको टोटल प्रोबेबिलिटी का ग्राफ दे देगा या फिर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का ग्राफ दे देगा, साई आर का ग्राफ दे देगा, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि इसके अंदर क्या है, या फिर आपको टोटल प्रोबेबिलिटी का ग्राफ पूछ सकता है। तो डिफरेंस क्या है वो सब चीज़ मैंने आपको बता दी है। टोटल प्रोबेबिलिटी के अंदर चाहे एस हो, पी हो या फिर डी हो, हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट होंगे। बाकी जो है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी या फिर साई आर का जो ग्राफ है वो हमेशा एस के लिए ऊपर से स्टार्ट होगा, बाकी के लिए ओरिजिन से स्टार्ट होगा, राइट। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं। अब आता है हमारे पास में एंगुलर नोड, ठीक है। एंगुलर नोड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बेसिकली आपको सिर्फ और सिर्फ नोड और पूछे जाएंगे, आपको नोड के नंबर पूछे जाएंगे, ये नहीं पूछा जाएगा कि एंगुलर नोड हम किस तरीके से वेरीफाई करेंगे या सब चीज़ें, ठीक है। ये जेई के लेवल का है, इवन कुछ चीज़ें जो है वो हम करेंगे वो मेंस के लेवल की नहीं है, एडवांस के लेवल की, राइट। बट फिर भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, तो मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। अगर आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिले, जैसे 320 या फिर 300 अगर हम मान लेते हैं, ठीक है, शायद 300 दे रखो आपको, तो मैंने आपको बताया है कि साई NLM इज इक्वल टू होता है साई आर और साई थीटा फाई, ये होता है, क्लियर है। अब देखो अब क्या होगा, इसका मतलब क्या है, ये किसको डिनोट करता है, ये डिनोट करता है n की वैल्यू को, ये डिनोट करता है l की वैल्यू को, ये डिनोट करता है m की वैल्यू को। यानी इसमें n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू 0 है, m की वैल्यू 0 है। यानी ये किसके बारे में बात कर रहा है, ये बात करता है साई 3s के लिए। किसके लिए बात कर रहा है, साई 3s के लिए बात कर रहा है, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है, हम ये निकाल सकते हैं, ये निकालने के बाद हमें ये निकालना होता है, इसमें हम थीटा और फाई की वैल्यू रखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमें निकालना होता है। तो इस तरीके से हम कैसे निकालेंगे, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। एक तो ये डिनोशन होता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, साई 420 ले लेते हैं, ठीक है। तो साई 420 का मतलब क्या होगा, dz², ठीक है। इस तरीके से आपको एक और कन्वर्जन, सपोज आपको दे रखा हो साई 2pz, ठीक है, साई 2pz दे रखा हो और इसके लिए आपको एंगुलर और रेडियल दोनों ने कैलकुलेट करना है। तो एंगुलर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, रेडियल हमें पता है हमें कैसे कैलकुलेट करना है। रेडियल हम कैलकुलेट करेंगे, देखो के एल की वैल्यू क्या आएगी, k.1 आएगी, तो हम r लिख देंगे। फिर यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर देखो n माइनस 1 माइनस एल, एल की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 2 है, 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा और यहाँ पे आ जाएगा e की पावर माइनस में आ जाएगा आपके r अपॉन में n कितना है 2a0, ठीक है। इस तरीके से आ जाएगा। फिर आ जाएगा देखो यहाँ पर जो साई की वैल्यू आएगी, ठीक है, जो थीटा और साई की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, cos थीटा आएगी। क्या आएगी, cos थीटा, क्योंकि देखो z 2pz है, ध्यान रखना ना, नॉट 2p², 2pz है। तो 2pz है तो z कोऑर्डिनेट के लिए क्या वैल्यू होती है, जो z कोऑर्डिनेट के लिए वैल्यू होती है r cos थीटा। तो हमने यहाँ पे cos थीटा लगा दिया। अब यहाँ पर cos थीटा की वैल्यू क्या हो कि यहाँ पर जो cos थीटा है वो 0 डिग्री हो जाए और यहाँ पे हो जाए, ठीक है। तो cos थीटा 0 डिग्री कब होता है, जब थीटा की वैल्यू कितनी होगी, π/2 होगी। जब थीटा की वैल्यू π/2 होगी तो cos थीटा जो है वो आपका क्या आ जाएगा, 0 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। बाकी ये सारी चीज़ें जो है वो एडवांस लेवल की हैं, मेंस में नहीं पूछी जाती है। आपसे सीधा सीधा पूछा ये जाएगा कि 1s के अंदर, 2s के अंदर, ठीक है, 4 dxy 5 dxy के अंदर कितने एंगुलर नोड होंगे, कितने रेडियल नोड होंगे, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया है, ठीक है। ये जो वेरिफिकेशन है, ये जो प्रूफ करना है, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा बिल्कुल भी, ठीक है। तो इस तरीके से मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, इस तरीके से हम बता सकते हैं। हाँ, ये कन्वर्जन जरूर पूछा जा सकता है मेंस के अंदर, ठीक है। आपको 420 दे देगा, अलग अलग वैल्यू दे देगा और आपसे पूछा जाएगा कि करेक्ट जो ऑर्डर है वो क्या है, ठीक है। इस तरीके से या जो करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है वो किस तरीके से हम कर सकते हैं, वो आपसे पूछा जा सकता है, राइट। सो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कंप्लीट होता है। इतना कोई आपके सिलेबस में ज़्यादा नहीं है, जितना था मैंने आपको करवा दिया है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, राइट। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कुछ डेफिनेशन के बारे में जो कि होंगी एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड। वैसे तो ये हमें पहले पढ़नी चाहिए थी, बट वो लेक्चर मिस हो गया था,
ठीक है, मैंने सोचा हो गया होगा बट वो नहीं हुआ अभी तक, तो उसको हम डिस्कस करेंगे लास्ट लेक्चर में जो कि कल आएगा। ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिसमें हम बढ़ेंगे आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोस्टीरियर्स, आइसोइलेक्ट्रॉनिक सीरीज़, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये भी बहुत सारी चीज़ों को अफेक्ट करता है, राइट, बहुत सारी चीज़ों में इनका यूज़ होता है। ओके, सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय। क्लिक भी को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाला वीडियो जो है वो मिस ना हो। ओके।